डिले कर लो, ऑडियो तो ओके कर लो। हेलो। नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं उस कार्यक्रम को लेकर जिसका इंतजार आपको रोज रहता है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है नमस्ते यूपी। तो सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्ते। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, देखते हैं आज का सुविचार क्या है। अपने जीवन में जोखिम को यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जीवन में जोखिम उठाने से कभी डरना नहीं चाहिए। किसी न किसी रूप में वो आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। तो मित्रों, समय नष्ट न करते हुए जल्दी से हम विषय पर आते हैं और देखते हैं मित्रों कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है और उस लोकतंत्र को देश में उसकी सलामती के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसको आधार देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग है। हमारी एक निर्वाचन प्रणाली है, एक प्रक्रिया है। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं हर 5 वर्षों पर देश की संसद के लिए और प्रदेश की विधानसभा के लिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष शुरुआत में ही होने वाला है। 2022 के प्रारंभ में हमारे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और उन चुनाव को, उतने बड़े यज्ञ को, जिसे हम कहें जनतंत्र का महायज्ञ, उसको करवाता है हमारा निर्वाचन कार्यालय। तो हमारे आज प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो वर्ष 2006 बैच के 2006 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, वो हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे निर्वाचन कार्यालय और चुनाव की तैयारियां। आप जो घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी सूचना है। आप घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स पर आप फोन करें और आप निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। वो प्रश्न जायज़ होना चाहिए, वो प्रश्न निर्वाचन प्रणाली से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हम आपको बताते हैं, उन टेलीफोन नंबर्स को आप नोट करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522 220 5756 और दूसरा नंबर है 0522 2288 इन दोनों टेलीफोन लाइंस पर आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी से बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप बताएं, क्या तैयारियां हैं? बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आप। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज नमस्ते यूपी जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों से हमें एक रूबरू करने का और बात करने का आपने मौका दिया है। और जो चुनाव की तैयारियां होती हैं, देखिए, चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है इस देश का नागरिक, और नागरिक जो वयस्क हो चुका है वह मतदाता होता है और मतदान करने के साथ ही वह लोकतंत्र को एक आधार देता है और वह लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है, लोकतंत्र की नींव है
और लोकतंत्र का आधार है। और इस समय भारत निर्वाचन आयोग जो वोटर लिस्ट है, हमारी मतदाता सूची है, उसका पुनरीक्षण कार्यक्रम, एक विशेष पुनरीक्षण, संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 महीने के लिए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में घोषित किया गया है। और इस दौरान जो भी हमारे युवा जो 1 जनवरी 2022 को या उससे पहले 18 वर्ष के आयु पूरी कर रहे हैं, उनके लिए वोटर बनने का, पहली बार वोटर बनने का, मतदाता बनने का सुनहरा अवसर है। और विधानसभा चुनाव से पूर्व इस समय हमारी पूरी तैयारियां, पूरा फोकस मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम पर है, जिससे जो नए मतदाता हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें। इसके साथ ही अगर किसी की मतदाता सूची में कुछ अशुद्धियां हो गई हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसे संशोधित करा सकें। किसी का पता बदल गया है, दूसरे क्षेत्र में रहने लगे हैं, तो वे वहाँ के वोटर बन सकें, मतदाता बन सकें, जिससे वे वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह किसी भी भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पहले मतदाता बन जाएं, अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लें। ठीक बात है। यानी कि 1 जनवरी 2022 को जो हमारे साथी 18 वर्ष के हो रहे हैं, जो बालिग हो रहे हैं, वो ये समझें कि जैसे ही वो 18 साल के होंगे, उसके 1-2 महीने के बाद चुनाव होगा, उसमें वो वोट डाल सकेंगे, वो सरकार बनाएंगे प्रदेश की। कितनी बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। भारतवर्ष में ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र बड़ी प्राचीन परंपरा है। हमारे सनातन परंपरा में ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। तब भी सभाएं हुआ करती थी जिसमें विद्वान लोग बैठकर बातचीत किया करते थे। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो प्रक्रिया आपने पुनरीक्षण के बारे में बताया कि आप अपनी सूचियों का पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो उस पर इतना जोर क्यों है पुनरीक्षण पर, ये बताएं। देखिए, पुनरीक्षण कार्यक्रम, जैसे मतदाता सूची अभी एक कट ऑफ डेट थी 12 अक्टूबर तक, तो इसमें रेगुलर बेसिस पर यह जो है सुविधा दी गई है। अगर कहीं कुछ दिक्कत है, उसमें करेक्शन कराना है, नया वोटर कार्ड बनवाना है, तो आप वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर हमारा होता है जो तहसील कार्यालय पे ERO लेवल पर होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के कार्यालय स्तर पर, या ऑनलाइन माध्यम से भी हम इसको करा सकते हैं। लेकिन यह एक अभियान चलता है, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जब होता है, और इस दौरान व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हर बूथ पर, हर वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, अथवा जो भी ऑनलाइन प्लेटफार्म दिए गए हैं, क्योंकि आजकल युवा ज़्यादातर सोशल मीडिया, मोबाइल से जुड़े हैं, और इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐप भी डेवलप किया है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके अपनी ज़रूरी सूचनाएं उसमें भर करके लॉगिन कर लीजिए, और उसके बाद आपको जो है वोटर सूची में अपना नाम दर्ज कराना हो, या करेक्शन कराना हो, या पता बदलना हो, आप उसमें करा सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे तमाम ऐप प्ले स्टोर पे मिलते हैं, वैसे ही एक ऐप है जिसको वोटर हेल्पलाइन ऐप कहते हैं। जी हाँ, उस ऐप को अगर हमने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया तो उसमें हम नए वोटर के रूप में स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं, हम अपना पता बदल सकते हैं, नाम अगर अशुद्ध है तो, अगर नाम अशुद्ध है तो वो भी बदला जा सकता है। जी। और क्या क्या हो सकता है उसमें? देखिए, इसमें जो है आप जानकारी भी ले सकते हैं। आप वोटर लिस्ट में पहले तो अपना नाम चेक कर लें। अच्छा, हमारी जो मतदाता सूची है उसका आलेख अभी 1 नवंबर 2021 को प्रकाशित हो रहा है। तो पूरे देश में यह देशव्यापी कार्यक्रम है, प्रदेश तक ही केंद्रित नहीं है, और पूरे देश में जो सालाना तौर पे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का यह कार्यक्रम चलाया जाता है। तो जिस महीने में यह कार्यक्रम होता है उसके पहले दिन मतदाता सूची का आलेख प्रकाशित होता है। यह हर बूथ पर भी उपलब्ध है, वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर या ERO ऑफिस पर भी है, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी है, और इसको हमारी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं,
या ECI ने एक वोटर पोर्टल बनाया हुआ है, voterportal.eci.gov.in, फिर से नोट कर लें, www.voterportal.eci.gov.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और इसी तरह राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, जो शॉर्ट फॉर्म है NVSP। तो आप www.nvsp.in पर भी अपनी कोई भी क्वेरी उसमें आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मतदाता सूची में देख लें कि आपका नाम है या नहीं है। जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं वहाँ की मतदाता सूची में यानी मतदाता सूची में, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं आपको, मतदाता सूची हम मैनुअली भी देख सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिकली भी देख सकते हैं। जी। मैनुअली कैसे देखेंगे? मैनुअली आप BLO के पास, जो आपका बूथ लेवल अधिकारी अच्छा, हमें है, कैसे पता लगेगा हमारा BLO कौन है? आपका जो बूथ जहां आप वोट डालने जाते हैं, ये आपको अपने घर में आपके और लोग भी वोटर होंगे, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, तो सामान्य रूप से जो आपका मतदेय स्थल या बूथ है वहां पर आपका जो BLO होता है, BLO या बूथ लेवल अधिकारी, उसका नाम, नंबर वगैरह सब दिया हुआ है और उससे आप संपर्क करके अपने वोटर लिस्ट के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, एक सामान्य जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूं जी। कि ये जो बूथ लेवल ऑफिसर BLO जिसको हम कहते हैं, जी। ये नौकरी कहीं और करते हैं, ये शिक्षक भी हो सकते हैं, ये अन्य किसी विभाग के कर्मी हो सकते हैं और किसी विशेष स्थान के BLO भी हो सकते हैं, क्या ऐसा है? जी हाँ। तो अगर वो नौकरी कहीं और करते हैं तो वो अपने मतदान केंद्रों पर जहां पर, वहां कैसे उपलब्ध होते हैं ये लोग? देखिए, मतदान केंद्र पर जो ये इस 1 महीने का विशेष कार्यक्रम है, इस दौरान उनकी जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। कि जब वो BLO के रूप में उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, वो नामित हो जाते हैं, BLO हैं, तो चूंकि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया है और इसमें हर विभागों के कर्मचारी चुनाव के समय, चूंकि लोकतंत्र का आधार है और हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यह देश है, तो बहुत बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत होती है और केवल चुनाव के समय आवश्यकता होती है। और इसीलिए जब पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है तो बूथ का एक अधिकारी वो नामित होता है और नियमित तौर पर वो अपनी रेगुलर नौकरी कर रहा होता है या कर रही होती हैं, लेकिन इस समय उनको जो विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है उसके लिए उपलब्ध होते हैं। वो घर घर जाते हैं, वो पता लगाते हैं, वोटर लिस्ट के बारे में बताएंगे, देखेंगे वो व्यक्ति वहाँ रह रहा है या कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है या उस घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ये भी देखते हैं, क्योंकि जो अब दिवंगत हो चुके हैं अब वो मतदाता के रूप में मताधिकार कैसे प्रयोग करेंगे, तो उनका नाम हटाने की भी प्रक्रिया है। और हर कार्य के लिए इसीलिए जरूरी फार्म दिए गए हैं। कई तरह के 5 फार्म हैं। 5 फॉर्म हैं जी, कौन कौन से 5 फॉर्म हैं? देखिए, फार्म 6 होता है जो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नया वोटर बनने के लिए है। कहीं भी अगर आप वोटर बन रहे हैं तो आपको फार्म 6 में जरूरी सूचनाएं भरनी है। अच्छा, पहली बार अगर वोटर बन रहे हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना है। हाँ, और अगर आपने पहले भी जो है अगर कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट हो गए, वहां के वोटर बन रहे हैं, तो भी आप फार्म 6 भरिए। अच्छा। लेकिन आप केवल एक जगह ही मतदाता बन सकते हैं। ऐसा नहीं आपका घर पहले गांव में रहे हैं, शहर में आए, फिर और कहीं बस गए, तो आप 3-4 जगह के वोटर नहीं बन सकते। अच्छा, मान लीजिए मैं गोमती नगर लखनऊ में रहता हूं और मेरा स्थानांतरण दिल्ली हो जाए जी, मान ले, या किसी और स्थान पर हो जाए, वहां हमें वोट देना है, तो वोटर ID कार्ड जो हमारे पास है वो लखनऊ का बना हुआ है, तो हम दिल्ली में वोट कैसे देंगे? तो आप जो है इस समय पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उसमें फार्म 6 ही आपको भरना है वहां पर। और उसमें एक डिक्लेरेशन होता है पहचान में कि इसमें जो है आप फला जगह पर वोटर थे और आपका इपिक नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर A है, उसमें भर देंगे तो जो आपका ERO है, यहाँ के ERO को सूचना भेज देगा, तो वहां आपका नाम दर्ज होगा, यहाँ से आपका नाम विलोपित हो जाएगा। अच्छा, तो आप 5 फॉर्म के बारे में हमारे दर्शकों जी को बता रहे थे। पहला फॉर्म तो फार्म 6 है जी, और दूसरा फार्म है 6 या 6A। इस फार्म में जो प्रवासी भारतीय हैं किंतु वो भारत के नागरिक हैं, तो उनको भी मताधिकार प्राप्त है संवैधानिक रूप से, तो उन्हें मतदाता बनना होगा। तो उसके लिए वो फार्म 6 में आवेदन करके मतदाता बन सकते हैं। वो कैसे होता है? मतलब मान लीजिए कोई स्विट्जरलैंड में रह रहा है। ऑनलाइन जी, अच्छा, ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध है, भर सकता है और अपने जरूरी दस्तावेज लगा देगा और यहाँ पर उसका जो है ग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर कार्ड उसको कैसे मिलेगा? वो देखिए, सबको कार्ड जो है जो
स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो जो सामान्य आप गांव में भी निवास कर रहे हैं तो आपका जो कार्ड होगा मैनुअली नहीं आएगा, वह जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक विभाग द्वारा आपके पते पर भेजा जाएगा। उसका व्यय कौन वहन करता है? ये भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली में इसकी व्यवस्था है। अच्छा। और सरकारी तौर पर ही जो है इसका व्यय वहन किया, आपको कुछ उसके लिए शुल्क नहीं देना है, आपको केवल फॉर्म भरना है, आपको अपना फॉर्म भरना है। और जिस तरह आपका एटीएम है उस तरह का एक बढ़िया कार्ड अब आपके पास आएगा कि जिसका क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो, सिक्योरिटी फीचर्स भी उसमें होंगे कि, और आप एटीएम की तरह उसको अपने पर्स में रख के कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं फार्म के बारे में बता रहा था, तो तीसरा फार्म है फार्म 7। जी जी। फार्म 7 में नाम विलोपन की प्रक्रिया के लिए, अगर कहीं से नाम हटना है, कोई मृतक है या स्थान परिवर्तन करके चला गया है, कहीं सामान्य रूप से निवास नहीं कर रहा है, तो उसके विलोपन के लिए फार्म 7 भरना होता है। तो फार्म 7 में जरूरी सूचनाएं भर करके उसका विलोपन, वहाँ से नाम कट जाएगा मतदाता सूची से। और इसी तरह फार्म 8 है। फार्म 8 के बारे में जानकारी इसलिए भी बहुत जरूरी है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारा नाम कहीं अशुद्धि हो गई है, कहीं पिता पति के नाम में अशुद्धि हो गई है, कहीं जन्मतिथि गलत लिखी हुई है, कहीं पता सही जो है। तो ये जो सूचनाएं उसमें भरी हुई हैं, उसमें किसी तरह की अशुद्धि है और आप शुद्ध कराना चाहते हैं तो जरूरी है, क्योंकि ये आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो अगर गलत पता, गलत नाम लिखा हुआ है तो आपको परेशानियां होती हैं। तो आप इसको शुद्ध जरूर करा लें, और शुद्धि के लिए फार्म 8 भरा जाता है। और इसी तरह जो है हमारा फार्म 8 का है। 8 का विशेष तौर पर इसलिए है कि जैसे आप एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, लेकिन आप एक जगह से आपने घर बदल दिया, दूसरी जगह रहने लगे, तो आपका पता परिवर्तित हो गया है, तो उसी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहते हुए आपका बूथ बदल रहा है, पता बदल रहा है, तो इसके लिए आपको फार्म 8 का या 8A भरना होता है। तो इससे जो है आपका बूथ, नए बूथ पे जहां आप सामान्य रूप से निवास कर सकते हैं, तो पुरानी जगह से आपका नाम हट करके फिर इस जगह पर जो है आपका नाम शामिल हो। तो इस प्रकार ये 5 फॉर्म हैं। मित्रों, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो देर से जुड़े हमारे साथ, उनको हम बता दें, इस समय नमस्ते यूपी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी से, जो 2006 बैच के IAS ऑफिसर हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सीधा टेलीफोन कर सकते हैं, टेलीफोन करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सीधे बात कर सकते हैं। अगर वो 5 फॉर्म्स जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की है, आपको कोई जानकारी लेनी हो या अन्य कोई जानकारी निर्वाचन से संबंधित लेनी हो, तो आप सीधे बात कर सकते हैं। अपने टेलीफोन नंबर्स आपको हम एक बार पुनः बताना चाहेंगे। अगर आपके पास कागज कलम है तो आप हमारे वो 2 टेलीफोन नंबर्स नोट करें जिन पर सीधा फोन करके आप बात कर सकते हैं हमसे। 0522 220 5756, 2205 और दूसरा नंबर है 0522 2288 698। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि नवंबर माह में निर्वाचन कार्यालय विशेष रूप से पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं या आपका नाम, पता, किसी प्रकार का परिवर्तन होना है आपके कार्ड में, या विलोपन होना है, या कोई भी ऐसी 5 चीज़ें हैं, 5 फॉर्म हैं जिसका विशेष शिविर लगा रहा है मुख्य निर्वाचन कार्यालय पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। और उसके शिविर भी 4 दिन लगाने वाले हैं आप। जी हाँ, इसके लिए हर बूथ पर विशेष कैंप की तैयारी की गई है। तो 1 जनवरी को आलेख प्रकाशित होगा जी। उसके बाद जो है, जो हमें 4 तिथियां दी गई हैं वो है 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर। 7 नवंबर को रविवार का दिन है, 13 को शनिवार है, 21 को भी रविवार है और 27 को शनिवार का दिन है। और इन चारों विशेष तिथियों पर वहाँ पर कैंप लगेगा, तो आप जरूरी फार्म भी पा सकते हैं वहाँ और वहाँ जमा भी करा सकते हैं। तो इस कैंप पर अगर किसी कोई असुविधा, इस कैंप में जाएं, हर सवालों का जवाब, हर समस्याओं का समाधान उस कैंप में करने की
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरी तैयारी की गई है। तो कोई बड़े बुजुर्ग युवा जिसको भी अपने वोटर कार्ड बनवाने हैं या नई जगह पता परिवर्तन या संशोधन इत्यादि या शुद्धि दूर करानी है, तो इस कैंप में ज़रूर पहुँचें और अपने केवल खुद ही नहीं, ये तो एक महायान है जी, और इसमें अपने साथ जो दूसरे हैं जो जागरूक नहीं, उनको भी इसके बारे में आप जरूर बताएं। एक नागरिक की महती जिम्मेदारी है कि एक नागरिकता के अधिकार के प्रयोग के लिए आपको मतदाता बनना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि भारत उन प्रारंभिक देशों में है जिसने आज़ादी के साथ ही सारे किंतु परंतुओं के बावजूद सार्वभौम मताधिकार सभी के लिए, जो भी वयस्क थे सबको एक तरह से, जो भी भारत के नागरिक थे उनको मताधिकार प्रदान किया गया। और आपको शायद पता हो, इससे पहले बहुत सारे जो यूरोप और जो विकसित देश भी हैं उनमें सीमित मताधिकार था, सबको सार्वभौम मताधिकार नहीं प्रदान किया गया था। लेकिन भारत चूंकि लोकतंत्र की पाठशाला रही है और विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद के युग से लेकर के, और जो हमारे महात्मा बुद्ध के काल में हम कई सारे गणतंत्रों के बारे में सुनते हैं, तो गणतांत्रिक प्रणाली का जो पुष्पन पल्लवन हुआ है इसी भारत भूमि में हुआ है। और हमारे रग रग में जो सहनशीलता, समावेशी भावना और जो लोकतांत्रिक भावना, वो हमारे जो है खून में है, जिसे कह सकते हैं। हम जैसे प्रार्थना भी करते हैं तो गण के रूप में, गणानान्त्वा गणपति, गणपति की प्रार्थना की तो गण, हम भी समझिए एक तरह से गणतंत्र के नागरिक के रूप में एक गण है। बहुत अच्छी बात। और ये भावना इसी कारण, जब हमारे देश के लोकतंत्र की नींव पड़ी तो बहुत लोगों ने, दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञों की ये आशंका थी कि भारत ने लोकतंत्र का बीज तो बो दिया है लेकिन पौधा जमेगा नहीं। उन्हें पता नहीं था कि लोकतंत्र का बीज तो 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में बोया जा चुका है। और उनको था कि ये पेड़ तो बनने की कोई गारंटी ही नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं, इतिहास गवाह है कि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र बहुत झंझावातों को झेलता रहा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अब अपनी बात कहें। जो भी महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े हैं अपनी बात कह सकते हैं। हम आपकी आवाज सुनने की प्रतीक्षा में अभी भी हैं। अगर आप लाइन पर हैं तो अपनी बात सीधे हमसे कह सकते हैं। मुझे लगता है वो कॉलर महोदय इस वक्त शायद जुड़े थे लेकिन अब नहीं जुड़े हमारे साथ। आप अपनी बात को करते हैं। तो इसी तरह से अब देश ने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अनवरत हम जो है अपनी हीरक जयंती मना रहे हैं स्वतंत्रता की। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। भी देखिए कि लोकतंत्र दिनों दिन इसने अपनी मजबूती सिद्ध की है और यह पौधा वटवृक्ष की तरह अपनी शाखाएं बढ़ाता हुआ और आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है जी। और तो लोकतंत्र ने भारत को बहुत मजबूती दी है। और इतने बड़े देश में, 1.25 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में, शायद दुनिया के सबसे विविधता वाले इस देश में लोकतंत्र की भावना ही यह ऐसा सूत्र है जो हमें एकता के उसमें बांधे हुए है। और इसी भावना से, इसी खाद पानी से, जो लोकतंत्र की खाद पानी है जो हमारे रगों में है, उसी से यह देश पुष्पित पल्लवित हो रहा है और अंतरिक्ष की ऊंचाइयां चूम रहा है। बहुत सुंदर भाषा में बहुत अच्छी तरह से आपने भावनाएं व्यक्त की। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ यादगार पन्ने, देखते हैं एक ऐसी ही छोटी सी कहानी। यूं तो देश में स्वाधीनता आंदोलन सन 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ। काकोरी दिवस स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। लखनऊ के समीप काकोरी में इस घटना को क्रांतिकारियों ने
अंजाम दिया। इस घटना के पीछे कारण था अंग्रेजों की दमनकारी नीति को दबाना और क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वाधीनता आंदोलन को गति प्रदान करना। 7 अगस्त सन 1925 को शाहजहांपुर में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ तथा मनमथ नाथ गुप्ता सहित कई क्रांतिकारियों ने शामिल होकर एक बड़ी योजना बनाई और ये तय किया गया कि सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन पैसेंजर से लाए जाने वाले अंग्रेज सरकार के खजाने पर कब्जा कर लिया जाए। 8 अगस्त को असफल होने के बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त को सफलतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया। अचानक हुए इस हमले से बौखलाए अंग्रेजों ने एक व्यापक अभियान चलाकर लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें जेल में घोर कष्ट और यातनाएं दी गईं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद फरार रहे, जो कि बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से सामना करते हुए अपने रिवॉल्वर की गोली से वीर गति को प्राप्त हुए। काकोरी दिवस का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल सन 1927 को इस मुकदमे का फैसला आया। जज हैमिल्टन ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि दर्शक और निराश होते अन्य हैं को जब कॉल कनेक्ट नहीं होता। आजीवन कारावास की सजा हुई। हमें गर्व है अपने उन सेनानियों पर जिनकी वजह से, जिनके बलिदान के फलस्वरूप, जिनके बलिदान के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, आज़ादी से सोच सकते हैं और स्वतंत्रता हम पूर्ण रूप से हम उसका उपभोग कर रहे हैं। हम नमन करते हैं ऐसे प्रातः स्मरणीय सेनानियों को। अभी आप देख रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुछ यादगार पन्ने। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, जो 2006 बैच के IAS ऑफिसर हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मुझे बताया गया कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं। यदि वो अभी भी जुड़े हुए हों तो कृपया अपनी बात कहें। हेलो। हेलो जी, बताएं, अपनी बात बोलें। सर जी, मैं यहाँ तहसील मड़ियाऊं से ग्राम गोपालापुर। जी हमारा वोटर आईडी है जी बहुत पुराना हो गया है और वो थोड़ा फट मतलब डिस्टर्ब हो गया है, मतलब वो हो गया है पुराना, फट सा गया है हैं? जी तो जी। उसे बदलने के लिए क्या करना होगा सर? उसको न्यू बदलने के लिए बनवाना है आपने तो? जी हाँ, आपकी जो सवाल बहुत कई लोगों का होगा, तो आप अपने बूथ लेवल अधिकारी से या वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर से संपर्क करिए और इसके लिए आपको नया कार्ड जो जारी करने की प्रक्रिया है उसके तहत जो है, चूंकि आपका पुराना जमा होगा तो उसके जगह नया कार्ड इशू हो जाता है। आप जहां पर वोट दे रहे हो पिछले वर्षों में, उस केंद्र पर नवंबर माह में 7, 14, 21 और 28 तारीख को कैंप लगेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी जी, तो आप अपने उस कार्ड को लेकर अगले महीने की नवंबर माह की 7 तारीख को, अगर आप खाली हैं तो, नहीं तो 14 को, नहीं तो 21 को, और अगर 7, 14, 21 को भी आप व्यस्त हैं तो 28 तारीख को आप उस मतदान केंद्र पर जाएं जहां आप हर वर्ष, जहां आप हर चुनाव में वोट डालते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा इसमें कि ये कोई कैंप, चूंकि इस तरह वोटर कार्ड जिसका
इसमें नए कार्ड बनने या जो वैधानिक प्रक्रिया के तहत जो बन रहे हैं उनके लिए विशेष कैंप लग रहे हैं। आप नियमित अंतराल पर, आपकी समस्या इस पुनरीक्षण से संबंधित नहीं है, ना तो इनको नाम बदलवाना, मतलब पता बदलवाना है, ना तो नया नाम जुड़वाना है, न इसमें कोई अशुद्धि दूर करनी है, इनको कार्ड को मतलब उनका पुराना हो गया है रिप्लेस कराना है। तो इसके लिए सामान्य दिनों में भी ये वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अपने जा करके संपर्क कर लें। और तो ये कहाँ होता है वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर? ये आपके तहसील कार्यालय या अच्छा जो जिलाधिकारी कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये कुछ जार्गन्स हैं जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर, अब लोगों को पता ही नहीं है कि वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ है। तो आप बता रहे हैं कि तहसील में, हर तहसील में वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है। हाँ, ये विधानसभा वार जो है जी ये होते हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जो कि जो इलेक्शन ऑफिस है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो जी, अपनी बात कहें। जी जी बोलें, जी अपनी बात कहें। नमस्कार। नमस्कार सर, जी मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए, अपनी बात कहिए। अच्छी बात सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरा वोटर आईडी बना हुआ है कार्ड, लेकिन संसदीय इलेक्शन में मैं वोट नहीं डाल पाता हूँ, या संसदीय में डाल पाता हूँ, विधायकी में नहीं। क्या ये दोनों लिस्टें सेम नहीं होती, इनमें अंतर होता है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि चूंकि वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास इपिक है तो यह लिस्ट सेम होती है लोकसभा विधानसभा दोनों निर्वाचनों के लिए। तो आप एक मतदाता के रूप में ऐसा कोई कारण कहीं से समझ में नहीं आ सकता कि आप लोकसभा में डाल सकते हैं, विधानसभा में नहीं, और विधानसभा में डालें तो लोग, आप वोटर हैं और आप जाएं और अपने मताधिकार का लोकसभा विधानसभा हर समय प्रयोग करें। और अगर इन्हें रोका जाता है तो आप तो कानपुर में नहीं रोका जा सकता, और कानपुर में तो आप डीएम भी रहे। जी हाँ, और कहीं भी कोई भी जिलाधिकारी है, जो हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, चुनावी जो ग्रास रूट लेवल तक चुनाव की मशीनरी है, हर जगह यह सुनिश्चित किया गया। और कहीं किसी को कोई इस तरह की समस्या आई हो तो आप तत्काल इसके लिए अपने शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं, और नंबर भी आप नोट कर लें 1950 शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं अगर कोई ऐसी किसी को समस्या आई हो। मेरे समझ से ऐसी कोई व्यवस्था कहीं भी नहीं है कि कोई लोकसभा या विधानसभा के लिए वोटर आईडी कार्ड अलग अलग रूप में होते हों। वोटर आईडी कार्ड धारक होना चाहिए। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव जो भी है, आप हर समय उसके आधार पर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक बात है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग लोगों में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफार्म आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल पे वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट है। तो और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म, आप इंटरनेट की उपलब्धता है तो आप हमारी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है ECI www.eci.in या www.ceouttarpradesh.nic.in, तो इस पर जो है आप इसको एक्सेस करिए और इस पर कोई भी जानकारी ले लीजिए। और जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो भी जानकारियां हैं, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो कॉमन है, सबके जिला निर्वाचन अधिकारियों के, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश, भारत निर्वाचन आयोग, इसमें सबके पेजेस हैं। आप इस पे जो है कभी भी, आप बहुत खुशी की बात होगी, आप हमें एक्सेस करें, देखें, लाइक करें, फॉलो करें, और जो भी जरूरी गतिविधियां हो रही हैं, जो जिलों में गतिविधियां हो रही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमें संज्ञान में आ रहा है, जो क्रिएटिव्स आ रहे हैं, जो प्रचार सामग्री आ रही है, जिसके बारे में जैसे विशेष पुनरीक्षण अभियान है, इसके बारे में लोगों को हम बता रहे हैं, तो ये सारी सूचनाएं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। आप फेसबुक पर हमें वॉइस ऑफ वोटर यूपी, वॉइस ऑफ वोटर यूपी जी, और हमें ट्विटर पर CEO यूपी और इंस्टाग्राम पे CEO_P पे जो है फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पे अगर हमारी भी कोशिश रहती है कि हम नियमित तौर पर डेली बेसिस पर
और न केवल हमारा कार्यालय वरन जिलाधिकारियों के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके कार्यालय भी लगातार, चूंकि गतिविधियां आपके वहीं हो रही हैं, तो सारी गतिविधियों की जानकारियां, फोटोग्राफ्स, एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, और जो मतदाता जागरूकता का भारत निर्वाचन आयोग ने एक बहुत विशेष उत्सव बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है जिसको स्वीप के नाम से जाते हैं। हाँ, हम उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं अभी। जी जी, जी। नमस्कार, अपना फोन आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात पूछें, कहें। सर नमस्ते जी। मैं गाजियाबाद से विधु गर्ग बोल रही हूँ। जी जी नहीं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 1 साल बीएलओ का भी काम किया हुआ है। मेन परेशानी ये होती है हम लोगों को कि बीएलओ के पास जो लिस्ट होती है सर, उस लिस्ट में तो नाम होता है और उनके पास वो अपना वोटर कार्ड भी होता है, परंतु जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनको अंदर मना कर दिया जाता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और ये ज्यादातर समस्या रहती है। फिर हमने इसकी डिपार्टमेंट में, निर्वाचन आयोग का जो हमारा गाजियाबाद डिपार्टमेंट है उसमें भी बात की थी, जो बैठे रहते हैं, तो कुछ मतलब सोल्यूशन नहीं निकलता। तो कृपया इसका समाधान करें। बहुत अच्छा जी, प्रश्न आपने जो आपका। बात उठाई है बहुत ही गंभीर बात है, और मुझे बहुत आश्चर्य है कि ऐसी समस्या कहीं आप बता रहे हो। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी मालूमात करूंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लिस्ट में नाम है और वोटर कार्ड है और किसी व्यक्ति को कभी भी वोट डालने के मताधिकार के प्रयोग से रोका गया। बहुत ही आश्चर्य की बात है, और मुझे भी बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी कोई घटना यदि हुई हो तो आप गाजियाबाद के जिला, मैं इसकी पूरी जी, जानकारी जिलाधिकारी लूंगा, से। और कहीं भी मैं सभी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सभी जो हमारे मतदाता हैं, सारे नागरिक हैं, कि जो जिसके पास भी वोटर कार्ड है और वो वहाँ पर उसका मतदाता सूची में नाम है, जी, हो सकता है कि आपका वोटर कार्ड रहा और आप कहीं शिफ्ट हो गए, शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो बीएलओज के माध्यम से हुई होगी, और आपने 10 साल पहले बनवाया हो और आप वहाँ निवास न कर रहे हो, ग्राउंड सर्वे में आपकी उपस्थिति न पता चली हो, तो शिफ्टिंग वोटर्स के लिए जो रेगुलर प्रक्रिया चलती है उसमें आपके नाम के विलोपन संबंधी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कभी, क्योंकि आपने सामान्य तौर पर वहाँ निवास न किया होगा, क्योंकि बीएलओज ही डोर टू डोर जाते हैं। लेकिन यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो अगर आपका विलोपन, तो मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। इसलिए सभी मतदाताओं को पहले जो हमारी सूची पब्लिश हो रही है 1 तारीख को, आप सब लोग उसमें अपने बूथ के हिसाब से अपना जो है वोटर लिस्ट में नाम तो चेक कर लें, और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लें। घर बैठे आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जी, जी। इसमें आप अपना पूरा नाम भरिए, वो आपके पास इपिक है, आपको सारी सूचनाएं तुरंत मिल जाएंगी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, कहां पर है। ठीक बात है। और आप उसको चेक करेंगे, और कोई ऐसे मानने का कोई कारण ही नहीं हो सकता कि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड हो। इनका कह रहा था ये खुद बीएलओ हैं जी, इनकी मैं लिस्ट ये में- बहुत इनकी गंभीर लिस्ट में विषय नाम है, होता और जी। मैं इस बात को मैं ठीक बात, आप गंभीरता से गाजियाबाद लेकर इस पे जो है। के से तहकीकात कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तिवारी जी, आप स्वीप के बारे में बात कर रहे थे, कुछ जार्गन्स हैं जिन जार्गन्स के बारे में हम आपसे एक एक करके जानना चाहेंगे, जैसे स्वीप, जैसे आरओ, जैसे एआरओ, जैसे चुनाव पाठशाला, जैसे बूथ मतदान केंद्र, जैसे मतदेय स्थल, जैसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। ऐसे तमाम जार्गन्स हैं, एक एक करके हम चाहेंगे आप जी, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल है जी। मिश्रा जी। जो है आप पहले तो मैं आता हूं, जैसे स्वीप। जी, स्वीप क्या है? स्वीप जो है एक सिस्टमैटिक वोटर्स इलेक्टोरल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो इसमें जो है मतदाताओं को जो चुनावी प्रक्रिया है इसके बारे में जागरूक करने का ये अभियान चलाया जा रहा है, और इसके तहत कुछ संस्थाएं ग्रास रूट लेवल पे बनाई हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे समझिए कि हमारे देश का भविष्य हैं, देश की नींव हैं, और वो जो है बच्चा कोई बात कह दे तो बड़ों पर उसका असर एकदम दिल में बात घर कर जाती है। तो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो चुनावी प्रक्रिया है उसके साक्षरता के कुछ क्लब बने हैं। भाई क्लब्स में जाना जो है, युवा लोग क्लब में जाएं, और इसमें इसीलिए चुनाव के संबंध में चर्चा हो, जानकारी जैसे आप कर रहे हैं वैसे वहाँ पर भी चर्चाएं होती हैं। तो इस तरह कॉलेजेस कहाँ बने हैं? कहाँ कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस आप के लोगों ने लेवल पर बनवाए? ही हैं। आप लोगों ने बनवाया?
हाँ, इसके तहत स्वीप कार्यक्रम के ही तहत जो है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, और इसी तरह चुनावी पाठशालाएं बनी हैं। वहाँ पर जो है अलग से जैसे कोई पाठशाला चल रही, वहाँ पर लोग जुटे और चर्चा करते हैं, चुनाव संबंधी विषयों पर चर्चा होती है, लोग उसके मेंबर भी होते हैं क्लब्स के। तो इनका काम होता है कि एक वॉलंटियर्स के रूप में होते हैं, लोगों को घर घर जाके बताते भी हैं। हमारे अपने ही बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्गों को आज के बच्चे सिखाते हैं कि उनसे सीखते भी हैं, पूछते भी हैं, सिखाते भी हैं। ये जागरूकता के कार्यक्रम है कि इस तरह के संस्थाएं नीचे हैं। और जैसे एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना है, इनके माध्यम से और भारत स्काउट गाइड हैं, या जो भी इस तरह के क्लब, लिटरेसी क्लब्स वगैरह बने, इनके सदस्य भी इसमें होते हैं। और इनके वॉलंटियर्स जो युवक मंगल दल वगैरह हैं, इनका भी हम जो है इसमें एक टीम के रूप में इनके साथ कार्य करते हैं। और अलग अलग जगहों पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं, बहुत अच्छी बात। जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, पोस्टर कंपटीशन है, कभी काव्य पाठ का हो जाता है, और क्विज हो जाती हैं। इस तरह के जो है लगातार जागरूकता के अभियान कार्यक्रम चलते रहते हैं स्वीप के तहत। हमारे पास तिवारी जी 3 मिनट बचे हैं, लेकिन प्रश्न ढेर सारे हैं, लेकिन समय मात्र 3 मिनट का बचा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में है, प्रायः जब कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ देती है। तो ईवीएम जो है वो लीक प्रूफ है या उसमें भ्रष्टाचार की संभावना है? देखिए, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि आज तक कहीं भी किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत निर्वाचन आयोग ने बनाई है, बहुत क्रांतिकारी कार्य रहा है। और इसमें किसी तरह के छेड़छाड़ की, किसी तरह की जो है मिसचीफ की कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो सब राजनीतिक बयानबाजी मान ली जाए। अब उसमें मैं और कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आपने स्वयं यह बात कह दी है। और इसके लिए चूंकि मतदाता का विश्वास और रहे, तो हमें यह है कि हमने वोट डाला, ये दिखना भी चाहिए। तो अभी वीवीपैट एक मशीन आई है, उसमें जब आप वोट डालते हैं तो वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसको कहते हैं, उसमें आप जो है स्क्रीन छोटी सी होती है, आपने जिस पार्टी का बटन दबाया जिसके सिंबल पर, वो सिंबल वहां दिख जाता है। और वो पर्ची जो है उसमें नीचे एक बक्सा होता है, और उस बक्से में वो पर्ची गिर जाती है। तो बूथ पर अगर 500 वोटर हैं और 450 ने मतदान का प्रयोग किया है, तो 450 पर्चियां वहां उस बक्से में होती हैं। और वो पर्चियां जो है जिस पार्टी के कितने वोट होते हैं, उसमें जो मशीन में आता है रिजल्ट, वही वीवीपैट के माध्यम से आता है। अच्छा, मशीन कहीं से किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी रूप में स्टैंड एलोन मशीन होती है। इस तरह की प्रोग्रामिंग ही होती है, इसको कहीं से जोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो यह प्रक्रिया पूरी तौर पर पारदर्शी है। और इसके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजी, अफवाहों पर विश्वास न करें। और जो हमारा मतगणना होती है, इसमें जो पर्चियां होती गिनवाई भी जाती है। अब हमारे पास 1 मिनट का समय और बचा है। प्रायः चुनाव ड्यूटी में ढेर सारे लोगों को लगाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि चुनाव ड्यूटी करना आवश्यक है। कई बार संवेदनशीलता की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मान लीजिए गंभीर रूप से बीमार हैं, गर्भवती हैं, या कोई ऐसी स्थिति है, तो चुनाव से की ड्यूटी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो है लोकतंत्र में हम सब लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे होते हैं, और सारी मशीनरी उस समय भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में काम करती है। लेकिन जो आपने कहा गंभीर रूप से बीमार हों, किसी को मेडिकल संबंधी कोई इशू है, तो आप इसके लिए आपको यह व्यवस्था है कि आपको तुरंत जबरदस्ती इस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आप स्वस्थ हैं और आपकी यह लग्जरी इस्तेमाल करेंगे, हम चुनाव ड्यूटी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत ही हमारी प्रशासनिक मशीनरी ग्रास रूट से लेकर के भारत निर्वाचन आयोग तो बहुत संवेदनशील है। आप देखिए, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है वोटरों पर। 80 जो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। तो संवेदनशील किसी की भी ड्यूटी न लगे और कोई परेशान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और रिजर्व स्टाफ होता है जिनकी ट्रेनिंग ली जाती है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी का, जो हमारे स्टूडियो में आए और आज हमने इनसे ढेर सारी बातें की आने वाले चुनाव के बारे में। हम बहुत धन्यवाद देंगे आप सबको जो अपने घरों पर बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे थे, और तिवारी जी को धन्यवाद देंगे जो सशरीर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए। आपका बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से। नमस्कार। धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन और धन्यवाद।